सुप्रभात बच्चों। तो आज से आप लोगों की पढ़ाई पुनः जो होगी सो पुस्तक से पढ़ाई होगी। है कि बहुत दिन से आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, एक लंबे समय से व्याकरण पढ़ते पढ़ते आपका भी माथा जो है जो माइंड पॉज्ड हो गया होगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा परिवर्तन कर दूं। तो वैसे बुक से जो सिलेबस के अनुसार तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन क्यों ना उसी सिलेबस की पुनरावृत्ति मैं करूँ। इस उद्देश्य से आज से पुनः जब तक फिर आपको जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक फिर हिंदी की ही पढ़ाई, हिंदी पुस्तक की ही पढ़ाई होगी। तो 5 लेसन तक तो आपने फर्स्ट टर्म का परीक्षा भी दे दिया है। अब जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 लेसन जो है सो आपको मैं पिछले दिनों पढ़ा भी दिया था, लेकिन पुनः इसकी पुनरावृत्ति मैं कर देता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी भी पुष्प की अभिलाषा लिखे थे, लेकिन आपके पुस्तक में जो पुष्प शीर्षक कविता है उसकी लेखिका वंदना चट्टा जी हैं, और इस कविता में भी उन्होंने फूलों के महत्व का जिक्र करते हुए हमें यह संदेश देने की कोशिश की है, संदेश देना चाहती है कि हमें भी फूलों की सुगंधों के समान अपने सद्गुणों और अच्छाइयों को समाज में बिखेरना चाहिए। फूल से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? फूल से अनेकों प्रेरणा मिलती है। प्राकृतिक का यह सौंदर्य है कि नहीं, जो दुखी पीड़ित व्यक्ति को भी खुश कर देने की क्षमता इसमें होती है, और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यह ईश्वर पर भी चढ़ाया जाता है, इसके मालाएं भी बनाई जाती है, और लोगों के स्वागत में भी इसका उपयोग होता है। ये अपनी सुगंध से लेकिन पूरे वातावरण को सुगंधित बना देता है ना। यही पुष्प का गुण है। इसके लाल पीले रंग जो होते हैं ना, इसका आकर्षण रंग देखकर लोग फूल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये भी इस फूल का एक पॉजिटिव गुण है। नेगेटिव गुण तो इसमें है ही नहीं, सारा का सारा इसमें गुण ही है। इसके जो सद्गुण हैं या फूल की जो अच्छाइयाँ हैं, क्यों ना हम भी उसी अच्छाइयों को, उसी प्रेम रूपी सुगंध को पूरे समाज में जिस प्रकार फूल उसे फैलाता है, उसी तरह मैं भी फूल की तरह उसे फैलाऊं। तो वंदना चट्टा जी के लिखने का यही अभिप्राय है कि फूल की भांति ही हमें भी समाज में सुगंध फैलाना चाहिए, दुर्गंध नहीं फैलाना चाहिए। मतलब आप अपने अच्छे प्रवचन से, अच्छे कर्मों से समाज को प्रेरित करें, अपने सद्गुणों से, अपने अच्छाइयों से समाज को एक सीख दें, और अपने यह सद्गुण को, अपनी अच्छाइयों को समाज में बिखेर दें। हालांकि देखिए, इसमें कोई ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में भी यह कविता हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ कहाँ तक होगा। सुगंधित हैं स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखो, जूर जूर कर सुंदर माला बन जाते हैं।
समाज के वैसे व्यक्ति जो अच्छे होते हैं, सदाचारी होते हैं, अनुशासित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर जो गुण होता है वो कवि कवयित्री जो है उसको एक सुगंध के रूप में लिया है कि अंदर के जो सद्गुण हैं, अंदर के जो वैसे व्यक्तियों के मन में जो भावना होती है उसको सुगंध के रूप में लिया है। और तब कहा है कि अच्छे लोग ही समाज को अच्छा बना सकते हैं, बुरे लोग समाज को कहीं अच्छा बना सकता है, कभी संभव नहीं है। तो अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों को समाज में फैलाए, अपने सद्गुणों से समाज को एक प्रेरणा दे, है ना। क्योंकि वह तो खुद सुगंधित है। फूल क्या होता है? फूल फूला जाता है तो उससे सुगंध आना शुरू हो जाता है। तो फूल तो खुद सुगंधित है, लेकिन वो अपने सुगंध को अपने पास में ही समेट कर नहीं रखना चाहती है। वो जो है पूरे चारों ओर वातावरण में फैलाना चाहती है, फैलाना चाहता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में अच्छे व्यक्तित्व के जो लोग हैं वो तो स्वयं अच्छे हैं ही, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व को, अपने सद्गुणों को फूल की भांति समाज में चारों ओर सुगंध फैलाना चाहिए, ताकि उनकी प्रेरणा से समाज एक दिन खुश हो, आनंदित हो, है ना। ये कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार फूल तो अपने आप में सुगंध धारण करता है, क्या जरूरी है उसको चारों ओर अपना खुशबू को फैलाने का? लेकिन नहीं, वो परोपकारी वाला काम करता है। मुझे तो सुगंध है लग ही रही है, मैं अपने सुगंध को चारों ओर वातावरण में बिखेर दूं, ताकि मेरे सुगंध को सूंघ करके लोग भी आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। वही बात समाज के उन बुद्धिजीवी और प्रखर व्यक्तित्व वाले लोगों से कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम में तो प्रखर व्यक्तित्व है ही, तुम में तो तुम सद्गुणी हो, तुम में सारा गुण ही गुण है। लेकिन ये गुण को अगर समाज में नहीं फैलाओगे तो समाज दूषित के दूषित ही रह जाएंगे। क्योंकि रंग बिरंगे फूलों को मिलने के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत माला का निर्माण होता है। उसी प्रकार समाज में 2, 4, 10, 20 अच्छे लोग जो होते हैं, इसी तरह अपनी सुगंध अगर समाज में फैलाएं, सभी एक जगह हो जाएंगे तो मानो कि फूलों की माला बन गई हो और उस माले में एक अद्भुत गुण समा गया हो। तो ये 4 पंक्ति का अर्थ आप समझ गए। हम बहुत खुल करके डिटेल में मैं आपको इस 4 पंक्ति का अर्थ बता दिया। कवि के कहने का तात्पर्य है कि समाज के जो अच्छे लोग हैं, सद्गुणी लोग हैं, प्रखर व्यक्तित्व वाले लोग हैं, विद्वान हैं, अनुशासित हैं, उनको फूल की संज्ञा दी गई है कवि के अनुसार। और ये कहा गया है कि जिस प्रकार फूल स्वयं में सुगंधित होते हुए भी वो अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है, ठीक उसी प्रकार उच्च व्यक्तित्व वाले लोग में भी तो उच्च व्यक्तित्व है ही, अपने व्यक्तित्व से पूरे समाज को आनंदित करे, समाज को एक सीख दे।
हर अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग ही होती है। जैसे भी हम मांग करते हैं, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, पूर्ति सबकी ये करते हैं। तो देखिए, हर अवसर पर फूल का अलग अलग, समझे कि नहीं, भूमिका होती है। जैसे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर को रिझाने के लिए, मनाने के लिए ईश्वर पर फूल चढ़ाते हो। अगर कोई नेता वगैरह आ रहा है तो फूलों की माला से उनका स्वागत करते हो। शादी विवाह में फूल से सजावट की जाती है। प्रेमी और प्रेमिका उसी फूल की माला से एक दूसरे से प्यार के बंधन में सदा के लिए बंध जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो मरे हुए शव पर भी फूल की ही प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पर फूल की अहमियत हो जाती है। मरे हुए शव पर फूल डाल दिया जाता है। तो अलग अलग अवसर पर फूलों की अलग अलग भूमिका होती है। वो हमारी अपनी अलग अलग मांग होती है। जब हमारी जैसी मांग होती है, कभी गुच्छे की मांग होती है, कभी उसकी पंखुड़ियों की मांग होती है, और हमारी पूर्ति वो हमेशा करते रहती है। ठीक उसी प्रकार फूल से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? समाज के वैसे लोगों से जो फूल की भांति चारों ओर सुगंध फैलाते हैं। तो हर अवसर पर फूलों की अपनी अलग भूमिका होती है। उसी प्रकार हर अवसर पर समाज के अच्छे लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। जहाँ सेवा की भावना होती है, वहाँ अच्छे लोग सर्वप्रथम अगली पंक्ति में जाकर खड़े होते हैं। जहाँ किसी को अच्छा ज्ञान की बात होती है, वहाँ वो उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ समाज को सुधारने की बात होती है, उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने अभिलाषा के अनुसार फूल के गुच्छे तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, उसकी कलियां तोड़ लेते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ लेते हैं, तो अलग अलग अवसर पर अलग अलग ढंग से, है कि नहीं, इसकी अलग अलग भूमिका होती है। उसी प्रकार समाज में जो अच्छे लोग होते हैं, हर अवसर पर, अलग अलग अवसरों पर वो अलग अलग रूप से अलग अलग तरह की सेवा प्रदान करते हैं। कहीं तो धागे में पिरोकर माला का निर्माण करते हैं, कहीं मंदिर में या दरगाह पर हम अर्पित इन्हें करते हैं। वही बात बताए हैं, कहीं धागे में पिरो करके माला बनाई जाती है, कहीं मंदिर में या दरगाह पे ईश्वर को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग फूल चढ़ाते हैं, है ना। तो अलग अलग ढंग से फूल का अलग अलग हिसाब किताब होता है। शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, मृतक को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही, और जन्मदिन का तोहफा बनने वाला भी यही। आदमी कहता है बहुत ऐसे सामान होते हैं जिसको
और अशुभ से तुलना करते हैं। कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको लोग अशुभ मानते हैं और कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको शुभ मानते हैं। लेकिन फूल को क्या मानिएगा? फूल तो शुभ में भी काम करता है, अशुभ में भी काम आता है। तो फूल एक ऐसा चीज़ है जो दोनों ही परिस्थिति में उसी की आवश्यकता होती है। जब कोई शुभ कार्य होता है वहाँ पर फूल की अहमियत बढ़ जाती है कि नहीं? अब जैसे देखिए, दुखद समाचार अगर आपको देना हो तो फूल का उपहार दे करके और तब आप दुखद समाचार दीजिएगा, ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आपको लोग पागल ही सो करेगा, क्योंकि किसी को तुम दुख की बात कहने जा रहे हो और फूल दे करके, फूल का भेंट करके नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, खुशी का इजहार करना हो, प्रेम का इजहार करना हो तो फूल दे करके आदमी एक दूसरे को शुभ का संकेत करते हैं, संदेश देते हैं। इसमें भी फूल की अहमियत होती है। वीरों के पथ पर, वीरों के मन के भावनाओं को ऊंचा उठाने के लिए, उसको नई ताजगी, नया जुनून, नया साहस प्रदान करने के लिए उसके पथ पर फूल बिछा दिया जाता है। क्यों? क्यों? इस स्वागत से वीर जो होते हैं या वीरांगना जो होती है, उनकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। देश के प्रति, भारत माता के प्रति उनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राण की आहुति देने में उसे जरा भी संशय नहीं होता है, जरा भी कष्ट नहीं होता है और पूरी शक्ति से भारत माता की रक्षा करता है। इस उद्देश्य से लोग वीर को फूल अर्पित करते हैं। वीरों को, वीरों के पथ पर फूल बिछा देते हैं, बिखेर देते हैं। ये सब करके वीर पुरुषों की साहस को बढ़ाने का काम किया जाता है। मृतक को श्रद्धांजलि देने का काम। कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो लोग जब उसके शुभचिंतक वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं अंतिम दर्शन के लिए, तो 2-4 फूल उनको समर्पित करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में, है ना? श्रद्धा के अंजलि के रूप में पुष्प समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर अशुभ में भी फूल का ही प्रयोग होता है। और फिर यहाँ शुभ काम आ गया, किसी के जन्मदिन में अगर तोहफा देना होता है, उसमें भी आप फूल के माला, फूल से बने हुए विभिन्न प्रकार के सजो सामान आप दे सकते हो। तो फूल के बहुत से कार्य हैं। हर अवसर पर इनकी भूमिका अलग अलग ढंगों की होती है। वही प्रेमी और प्रेमिका के बीच जहाँ फूल का आदान प्रदान होता है, वहाँ जितने भी दर्शक होते हैं सब के मन में प्रसन्नता और होठों पे मुस्कान रहती है। लेकिन जहाँ किसी मृत व्यक्ति के शरीर पे फूल की श्रद्धांजलि दी जाती है, सारे लोग वहाँ गम की मुद्रा में रहते हैं। आँख से
आंसू बहते हैं और एक एक करके लोग आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस मृत व्यक्ति के लिए। तो सब जगह जगह पे फूल की अलग अलग भूमिका होती है। कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाते हैं, तो कहीं वर वधू के गले का हार बन जाते हैं। बहुत से ऐसे फूल होते हैं जिसमें औषधीय गुण भरपूर होता है। हम या आप नहीं जानते हैं, ये अलग बात है। नहीं तो बहुत से ऐसे फूल होते हैं जिनसे रंग भी बनाए जाते हैं, उनके औषधीय गुण भी होते हैं, औषधि में भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो कवि कह रही है कवयित्री कि कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा का काम करता है ये फूल, कहीं वर वधू के गले का हार बन जाता है यह फूल। तो मैं भी कहा कि मौका खुशी का हो या गम का हो, खुशी में या गम में एक फूल ही है जो तुम्हारा साथ देता है कि नहीं। अपने लोग भी जब तुम्हें विपत्ति आएगी या आती होगी तो तुम इस बात का परीक्षण किया होगा कि जो मेरे अपने थे, जिनको मैं बहुत ही अपना मानता था, आज विपत्ति काल में वो हमसे मुंह मोड़ लिए। नहीं, खुशियों में आपका साथ देने वाला बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन विपत्ति में साथ देने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होंगे। लेकिन फूल एक ऐसा, फूल में एक ऐसा विलक्षण गुण होता है जो मानव का साथ दोनों ही परिस्थिति में देता है, खुशी में भी देता है और गम में भी देता है। कवयित्री वंदना चट्टा जी के कहने का यही तात्पर्य है। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? फूल के माध्यम से इन्होंने हमें यह कहने की प्रेरणा दी है कि समाज के अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो भी अपने गुण से, अपने व्यक्तित्व से, अपने अच्छे व्यवहार विचार से समाज को सींचने का काम करे। जिस प्रकार फूल में सुगंध होता है, फूल को अपनी सुगंध स्वयं मिल जाती है, लेकिन फिर भी वह पूरे वातावरण में फैलाता है। उसी प्रकार पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति जो एक सज्जन लोग होते हैं, समाज में वो अपने व्यक्तित्व के विचार से, अपने सद्गुण से, अपने सद्गुणों को, अपने अच्छाइयों को इस कदर फैलाए कि पूरे समाज को उससे प्रेरणा मिले और पूरा समाज फूल के सुगंध की भांति महकने लगे। इस कहानी, कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है। और एक बात जान लीजिए कि पुस्तक पढ़िएगा, आप चाहिएगा कि व्याकरण से हमारा छुटकारा मिल जाए। व्याकरण से कभी आपका छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो मैं इसे पढ़ा दिया हूँ ना, कल मैं इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी पुनः
बताऊंगा, देखिएगा उसमें व्याकरण का चैप्टर मिलेगा। इसीलिए मैं व्याकरण को ठोस बनाया हूँ आपका। जो किताब का जो व्याकरण होगा उसको आप भली भांति समझ लीजिएगा तो ठीक है। अब पुनः अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।